हेलो ऑल, जय श्री राम। वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल रियलिटी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट्स के इकोनॉमिक्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, बाय वर्सेस रेंट, सब टॉपिक हम कवर करेंगे। और उस टॉपिक के लिए हमारे साथ आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट कपिल गुच्छल जी हैं। कपिल गुच्छल जी अग्रवाल रियल एस्टेट के ओनर हैं। ये काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। तो आइए आज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सारे इकोनॉमिक्स के बारे में। सर कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ मुझे आप बताएं बढ़िया कैसे सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत तो चल सर शुरू करते हैं। जी सर। सर सबसे बड़ा एक डायलेमा है, लोगों का मिथ है कि हम बाय वर्सेस रेंट का। हम्म, आजकल हम सोचते हैं कि मैं 60-70 लाख की प्रॉपर्टी क्यों लूं, इसकी जगह मैं 20,000 18,000 पर रेंट क्यों ना भर हम्म। दूं। इस बारे में आपकी क्या विचार है सर? देखो मोहित जी, बहुत अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से अगर मैं बात करूं। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो ये सोच रही है कि मोटा मोटी, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले कि 50 लाख की या 60 लाख की या 1 करोड़ की या 2 करोड़ की मैं कोई प्रॉपर्टी क्यों लूं जब मेरे को वो इजीली रेंट पे अवेलेबल है। तो हम इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रॉपर्टी को ना लेके, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप छोटी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी रिटर्न एक आपको अच्छी आती है, तो उसी हिसाब से हम ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी ना लेके एक छोटे से एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे अगर सपोज एक आदमी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मोटा मोटी लेता है, जिसका वो रेंट, मतलब ये लगा के चलिए कि अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो 30 पैसे यानी कि 15,000 रुपए पर मंथ अगर उसका रेंटल आता है तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता है जिसका 15,000 रुपए पर मंथ रेंट वो दे रहा है, तो अगर हर साल मतलब हर 10 महीने में 11 महीने में रेंट की इंक्रीमेंट होती है 10%, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये रेंट मोटा मोटी 6 से 7 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 15,000 दे रहे हैं तो वो 30,000 रुपए हो जाएगा। और अगर उसके फिर 7 साल बाद आप बात करेंगे तो यानी कि मोटा मोटी हम होम लोन की बात करेंगे, 14 साल 15 साल का अगर हम होम लोन लेते हैं तो ये उसके बाद फिर मोटा मोटी आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपए पर मंथ आप यहाँ पर रेंट देंगे। तो पर मंथ रेंट 60,000 रुपए देंगे, तो अगर ऑन एन एवरेज आप लगाएंगे, पर ईयर की एवरेज जब लगाएंगे, तो यहाँ पर 14% हो गया, मतलब डबल हो गया, डबल से फिर डबल हो गया। तो यानी कि जैसे अब हमारा 15 से 30, 30 से 60, तो यानी कि 200% रेंट बढ़ गया। तो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करूं तो हमारा जो एक ऑन एन एवरेज पर ईयर का आ जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 या 7%, 7 साढ़े 7% की ऑन एन एवरेज आप पर ईयरली अपना जो मोटा मोटी रेंट आप भर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे पास होम लोन्स अवेलेबल हैं, जो होम लोन्स होते हैं वो 8.5-9% पे हायर साइड पे मिल जाते हैं, तो 1 या 1.5%, 2% एक्स्ट्रा पे करके, वो भी साल भर का, उसके अंदर भी आप बड़ा बेनिफिट कमाएंगे। जैसे भी अगर आप सैलरीड हैं तो आपका ये लगा के चलिए इनकम टैक्स में बेनिफिट हो गया। भाई मोटा मोटी इनकम टैक्स में बेनिफिट कैसे हो गया, एचआरए मिल गया, हाउस रेंट अलाउंस लग गया, फिर टैक्स में आपकी बचत हो गई, तो वो 1.5-2% वहां से भी कवर अप हो जाएगा। तो अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी लेना हमेशा ही बेटर रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा एक तरीके से आपको अर्निंग देती है। एक जैसे कि अगर आप 14 साल बाद उस प्रॉपर्टी के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, भी अगर सपोज आपने 14 साल तक कुछ करा ही नहीं, मतलब लाइक उसका मूल दिया ही नहीं, आपने सिर्फ उसको प्रॉपर्टी को सिर्फ आपने उसका इंटरेस्ट भरा, तो इंटरेस्ट भरने के बाद भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि जब 14 साल बाद वो 60 लाख की प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे, तो दैट इज जस्ट लाइक अ पीनट। पीनट मीन्स कि जब 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 14 साल बाद, वो एक तरीके से ये लगेगा कि यार हम कुछ बहुत जो लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं है, उसकी वैल्यू जो है 10-12 लाख 15 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल आप ये समझ के चलिए, जैसे हम एक LIC पॉलिसी पहले कराते थे, अभी भी लोग कराते ही है। भाई मोटा मोटी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की हमने एक LIC की पॉलिसी कराई, जिसके अंदर हमने 15 साल तक रेगुलरली, 20 साल तक रेगुलरली प्रीमियम भरा। तो आप ये मान के चलिए जब 5 लाख रुपए की वो पॉलिसी मेच्योर होती है, तो अगर आप ये लगा के चलिए एक अच्छे होटल में 15 बंदे खाना खाने चले जाएं, जहाँ पे आपने खूब एंजॉय करना है, रूम वूम भी लेने हैं और आराम से एंजॉय करना है, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 रातों के अंदर अंदर वो 5 लाख रुपए आप खत्म कर देंगे। तो ये लगा के चलिए कि जब हम 5 लाख रुपए की पॉलिसी को हम 15 साल से भुगते, तो यही मैं कैलकुलेशन पे आ रहा था कि 50 लाख रुपए की जो आपने प्रॉपर्टी ली थी, तो वो आफ्टर 15 ईयर्स या 14 ईयर्स एक तरीके से पीनट हो जाएगी कि 5 से 10 लाख रुपए तो बनने हैं और आपकी प्रॉपर्टी एक तरीके से फ्री हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी मिल जाएगा आपको जी और प्रॉपर्टी एक तरह से फ्री हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप 15 साल रेंट ना भर के इससे अच्छा होम लोन करा लीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली सर, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे हम लोगों का सिस्टम था,
हम इंडियंस हैं, तो हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, हर जगह पे सेविंग करते हैं। हम्म। तो सेविंग करने का एक सबसे बढ़िया तरीका प्रॉपर्टी ही हो सकती है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी चीज ऐसी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट देती है, देखो ये जो वीडियो है एक तरीके से ये इकोनॉमिक की क्लास है समझने के लिए, कि जैसे इकोनॉमिक की क्लास के अंदर एक समझने वाली बात ये आती है कि इकोनॉमिक्स में हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि आज मैंने चीज ये इतने की ली तो कल कितने की होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी वीडियो है जो समझदारी के हिसाब से कि आपको किस तरीके से पैसे सेविंग करने हैं, और कल की डेट में जो हमारे दादे परदादे हमारे लिए प्रॉपर्टियां छोड़ गए बना के, या फिर हम आगे बनाकर अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो सर चलिए इससे एक टॉपिक और निकल के आता है कि हाउ डज रियल एस्टेट एक्ट एज एन एसेट जो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आपने इन्फ्लेशन का एक वर्ड उठाया है कि जो रियल एस्टेट है वो इन्फ्लेशन को कैसे बीट करता है। अरे वाह, बहुत गजब का टॉपिक है। देखो इसमें मैं लग्जूरियस पे तो नहीं जाऊंगा भाई, लग्जूरियस की मैं बात करूं तो लग्जरी तो देखो आजकल गाड़ी तो सबके पास है, तो एक लग्जरी की बात करें तो आप चलो डेटा उठाओ, डेटा के हिसाब से i20 गाड़ी आज से 5 साल पहले जो आती थी वो अप्रोक्सीमेटली 5-5.25 लाख रुपए की आती थी। आज वही गाड़ी 10.5 लाख रुपए की है। तो 5 साल में ये गाड़ी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि नए फंक्शंस ऐड कर दिए या कुछ, नए फंक्शन तो वो उस टाइम में भी नई गाड़ी थी और आज भी नई गाड़ी है। बट जो पैसे की लग्जरी के हिसाब से मैं बात करूं तो वो 5 लाख रुपए इन्फ्लेशन ने उसकी कमर तोड़ दी। लाइक आपके जो 5 लाख रुपए थे वो आज 10 लाख रुपए के बराबर है अगर लग्जरी की बात करें, और उससे ऊपर हाईबूसा या लग्जरी मर्सिडीज बेंच पे बात करें तो वो और ज्यादा कम हो जाएगा। बट एक जो हम इन्फ्लेशन जो हमारी गवर्नमेंट जनरली कैलकुलेट करती है वो 3 जरूरतें पे, रोटी कपड़ा और मकान। तो अगर हम इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8%, 8% के आसपास हमारी इन्फ्लेशन का रेट है। और अगर इसी को नॉर्थ इंडिया में हम कैलकुलेट कर लें तो हमारी ये इन्फ्लेशन 9-9.5% के आसपास बैठती है। तो अगर हमें होम लोन 8.5 से 9% पे अवेलेबल है, तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी 50 की, 60 की, 70 की, हाँ मैं बड़ी प्रॉपर्टी की नहीं बात कर रहा जिसकी कीमत वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, छोटी प्रॉपर्टी अगर आपने यहाँ पे ली है और वो थोड़ी थोड़ी करके अपने इन्फ्लेशन के साथ वर्कआउट कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि 8% इन्फ्लेशन है, 9-9.5% आपने मोटा मोटी वो ले लिया, तो 1% का डिफरेंस पे आपने अपनी प्रॉपर्टी ले ली। और अगर हम इसको नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहां मोटा मोटी दिल्ली की बात करें या आसपास की नियर बाई लोकेशन की बात करें, तो वहां पे ऑलरेडी 9.5% है। तो आप तो एक तरीके से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बिल्कुल फ्री। इट्स फ्री बॉस, इट्स फ्री। तो मतलब इस एंगल से तो कोई सोचा भी नहीं था कि अगर हम ऐसे कैलकुलेशन बैठाएं तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन समझने वाली है। आप एक बात समझिए, आपने एक एक 50 लाख रुपए एक तिजोरी में बंद करके रख दिए सपोज, तो आप उस तिजोरी को 10 साल बाद खोल रहे हैं, तो वो पैसा घट गया या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वो महंगाई की मार, इन्फ्लेशन सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली घटा देगा। तो आप अपने पैसे को काम पे लगाएंगे। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो आपका क्वेश्चन था उसी पे बात करें कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट किस तरह से इन्फ्लेशन को मारती है। भाई जो हमने एक पहला जवाब दिया कि भाई आपको 9-9.5% पे लोन अवेलेबल होता है। तो जैसे अगर हम यही इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो जो ये मान के चलो जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है 8% का, तो वो 9% पे देते हैं। ये फॉरेन में अगर बात करें तो अगर उनको 4% पे मिलता है तो ये 7% पे फॉरवर्ड करता है। तो इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट 1-1.5% इंटरेस्ट पे ही एक्स्ट्रा आगे पे दे देती है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट ये आता है कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं प्रॉपर्टी में क्यों करूं? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था वैसे। मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं प्रॉपर्टी में क्यों करूं? भाई ये इन्फ्लेशन का चक्कर पड़ रहा है तो मेरे को पैसा तो तिजोरी में रखूंगा तो बचेगा नहीं, तो अल्टीमेटली मेरे को मैं इस पे प्रॉपर्टी पे क्यों करूं? सर आप खरीदेंगे क्या? गोल्ड? गोल्ड आप खरीद नहीं सकते 60 लाख का एक साथ, बिकॉज आपके पास 60 लाख रुपए ही नहीं। भाई आप और आपकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब में है, दोनों की ठीक ठाक सैलरी आती है, आप मान के चलिए सपोज आपके पास सैलरी आती है 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आती है, तो आप 50 लाख की 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बड़ी इजीली खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका मंथली ईएमआई आएगा। अगर आप 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टेंटेटिवली 50,000 रुपए से 55,000 रुपए करीब आपका रेंट उसका आएगा, जो कि इजीली भी है।
तो आप उसको अगले 10 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 15 साल तक का अगर या 20 साल का कोई लोन लेते हैं तो वो 15 साल 20 साल तक उसे कोई नहीं चलाता, उसे मोटा मोटी 7 साल में 8 साल में कंप्लीट कर दिया जाता है लोन को। तो अगर मैं बात करूं तो गोल्ड आपको लोन पे नहीं मिलेगा। आप 60 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी को गोल्ड में इन्वेस्ट 60 लाख रुपीज का गोल्ड वन शॉट नहीं खरीद सकते, नंबर वन। नंबर टू, म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं आप खरीद सकते क्योंकि वो तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है। जैसे प्रॉपर्टी आपने अंडर डेवलपमेंट खरीद ली, आज आपकी 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और उसकी पेमेंट आपको करीबन करीबन 1.5 साल में करनी है, तो अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो जो आपका टोटल मतलब ईयरली इंटरेस्ट बैठेगा वो करीबन करीबन 3.5 से 4% के आसपास बैठेगा, क्योंकि पेमेंट आप आराम आराम से कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपने आज की डेट में बुक कर ली बट आप उसकी पेमेंट करेंगे 1.5 साल में। पर गोल्ड में ऐसा नहीं होता। गोल्ड में अगर आपने 60 लाख रुपए का गोल्ड लिया है तो 60 लाख रुपए की पेमेंट लोन कराएंगे तो वो बहुत महंगा होगा, गोल्ड लोन महंगा होगा। प्रॉपर्टी का जो रेजिडेंशियल लोन है वो बहुत सस्ता है। तो इस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। प्रॉपर्टी भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये लगा लीजिए कि अगर आप छोटी छोटी करके 4-5 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कंपेरेटिवली एक 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली, 7 करोड़, क्योंकि इतना बड़ा बायर भी नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि एकदम से 5 करोड़ का बायर ढूंढना और एकदम से 60 लाख का बायर ढूंढना या 70 लाख का या 80 लाख रुपए का बायर ढूंढना आसान होता है कंपेरेटिवली 5 करोड़ का 4 करोड़ का बायर खरीदने से पहले। सर आपकी बात से एक चीज समझ आई जी, मतलब अगर मैं 50-60 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन कराता हूँ, मेरी ईएमआई तो 50-55 हजार रहती है, पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाती है। डेफिनेटली, क्योंकि देखो आप 14 साल बाद या 10 साल बाद बात करें, अगर प्रॉपर्टी बेयर नॉमिनल बढ़ती है तो जो हमारी कैलकुलेशन कहती है मोटा मोटी 1% से 1.5% इंटरेस्ट आपको प्रॉपर्टी रीपे करती है। क्योंकि कारण क्या है, 1.5% तो कहीं नहीं गया, मरे से मरा, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि एकदम बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी भी होगी तो 1.5% का तो इंटरेस्ट वो आपको नॉर्मली निकाल के देगी। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लो ये मिल जाएगा। अरे भाई बिल्कुल भी नॉमिनल चलोगे, बिल्कुल ही कैलकुलेशन निकाल के चलोगे, तब भी अगर आपने खाली इंटरेस्ट भी भरा तो आपका तो पैसा वैसे भी टूट रहा है। तो अल्टीमेटली आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी बना ली जो कि आपको 1.5% का दो, क्योंकि 60 लाख रुपए की चीज ले लिया 50 लाख, वो 14 साल बाद 60 लाख की नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, वो कम से कम ये लगा के चलिए डबल हो जाएगी, डबल से 2.5 गुना ज्यादा भले ही हो जाए, परंतु वो डबल से ऊपर जरूर हो जाएगी। तो अब इस चीज में मैं आपकी इकोनॉमिक्स समझ गया था। जी सर। अब मुझे बताइए वाई बहादुरगढ़, वाई बहादुरगढ़, ये सब आपने जो इकोनॉमिक्स समझाई है उसके लिए बहादुरगढ़ बेस्ट कैसे है? देखो बहादुरगढ़ एक, अभी हमारी पहली वीडियो भी इसके बारे में आई थी कि बहादुरगढ़ क्यों। जी। बहादुरगढ़, अगर हमारी वाई बहादुरगढ़ की बात समझनी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख ले व्यूअर्स। बहादुरगढ़ एक सस्ता शहर है। बहादुरगढ़ में आप जमीन अपनी छत अपनी खरीद सकते हैं। बहादुरगढ़ के नियर बाय यूआर टू बहादुरगढ़ से निकल के जैसे द्वारका पहुंचना है 25 मिनट में आप द्वारका पहुंच रहे हैं, 40 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। खरगोदा जा रहे हैं आप 40 मिनट्स में, जहां मारुति का प्लांट आ रहा है। तो उसके बाद महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब आ गया, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल आ गया। अच्छा सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे दिल्ली में इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है, गुड़गांव में इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है, और द्वारका की मैं बात करूं तो वहां इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है, तो बहादुरगढ़ में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं मोटा मोटी ये लगा के चलिए 40-45 हजार रुपए गज से लेके और 1-1.25 लाख रुपए गज में बढ़िया टॉप क्लास लोकेशन पे चीजें मिल जाती हैं। तो आपको बहादुरगढ़ एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरी बात क्या है कि जमीन अपनी छत अपनी ले सकते हो, तीसरी बात टाटा जैसा बड़े ब्रांड्स है बहादुरगढ़ में। तो टाटा में तो अभी नए फ्लैट्स भी आए हुए तो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 60-65 लाख रुपए का टाटा में 2 BHK का मिलता है, 3 BHK का आपका 80-85 लाख रुपए में मिल जाता है, और पेमेंट आपको स्लोली वही 3 साल में देनी पड़ती है। तो बहादुरगढ़ स्पेस सर। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि बहादुरगढ़ आइडल जगह है इन्वेस्टमेंट करने की अकॉर्डिंग टू प्राइस फैक्टर इकोनॉमिक्स की बात करो तो? भाई बिल्कुल, अभी देखो अगर मैं सिर्फ बार बार एक ही बात बोल रहा था कि सस्ती प्रॉपर्टी खरीदो, ज्यादा महंगी में यार मेरे को 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लूं या 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लूं तो वो एक शॉट में बिकेगी नहीं, और एकदम से उसका देखो सस्ती चीज महंगी हो सकती है पर महंगी चीज और महंगी होना थोड़ा टफ होता है। सस्ती चीज बहुत जल्दी महंगी हो सकती है क्योंकि देखो उसके बायर्स बहुत सारे हैं। तो इसलिए बहादुरगढ़ का एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है कि आपको बहादुरगढ़ में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी ऑप्शन आती है।
चलिए सर, थैंक यू सो मच कपिल जी, आपने इतना इंसाइट दिया हमें। जी सर, जी So सर। viewers, if you are looking to invest in बादुगढ़ या आपके कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू सो मच।